राजू भाई, एक बात बताइए कि ये यहाँ पर जो बिजली का मसला है, MSEDCL का और टोरेंट का चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट यंत्रणा जो है MSEDCL, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या ये सक्षम नहीं है कि हमारे यहाँ जो लॉसेस अकर हो रहे हैं, लॉसेस जो हमारे रेवेन्यूज़ के लॉसेस हो रहे हैं बिजली को लेकर के, क्या हम नहीं कर सकते थे कि इसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है? और खाली प्राइवेटाइज ही नहीं किया जा रहा है, प्राइवेटाइज करने के साथ में इनको लो रेट के ऊपर इनको बिजली दी जा रही है। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि MSEDCL जब हमारे को चार्ज करते थे, हमारे जो कंज्यूमर है, पूरे कलवा मुमरा दीवा का जो सेक्शन है ये हमारी F कैटेगरी के अंदर थी, जिसके अंदर तकरीबन 23% से 25% के आसपास लॉसेस ये दिखा रहे हैं। कुछ कभी कभी ज़्यादा भी दिखाया जाता था। और इस लॉसेस के अंदर हमारे 1,72,000 तकरीबन कंज्यूमर्स हैं जो मतलब बिल भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं या कम भर रहे हैं। कहाँ पे? कलवा मुमरा दीवा, ये 3 पोर्शन है जिसे F कैटेगरी में डाला गया है। इसके अंदर हमारा जो बिना मीटर के यूज़ करने वाले जो कंज्यूमर, मतलब जो चोरी करते हैं, विद्युत की जो चोरी करते हैं, वो तकरीबन 40 से 50,000 के आसपास वो कंज्यूमर होंगे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में बिल ही नहीं भरा है या उनके यहाँ मीटर ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें 23% का लॉसेस आ रहा था। मगर उसके अंदर मैं चोरों की बात तो नहीं करता, मगर हमारे कंज्यूमर को ठीक है थोड़ा सा फायदा था। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम होता है, बारिश के अंदर हमारी लोड शेडिंग हो जाती है, बढ़ जाती है। गर्मी में बारिश हमारी गर्मी के वक्त पे हमारी लोड शेडिंग बढ़ जाती थी, मगर उसको हम झेल लेते थे। मगर आज ये हो रहा है कि गवर्नमेंट को जो लॉस पहले हो रहा था 23 से 25% का, वो लॉसेस तो अब भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने लो रेट के ऊपर टोरेंट को दे दिया है। इसका मतलब ये है कि टोरेंट इसका फायदा उठाएगी, मगर जनता नहीं उठाएगी। पहले ऐसा था कि जनता उठा रही थी उसका फायदा, इनके मतलब MSEDCL के जो लॉसेस हो रहे थे उसका, मगर जनता खुश थी कि चलो हमारे कुछ उसके अंदर जो एंटी सोशल लोग थे जो चोरियां कर रहे थे, उनके ऊपर दबाव बना करके हमें वो काम करना चाहिए था कि उन्होंने मीटर ले लेना चाहिए था, उनको डायरेक्ट उनके ऊपर केसेस करने चाहिए थे, उनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करना चाहिए था। मगर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जफरुल्लाह खान साहब, कि जिस तरीके से हमारा BSNL, हमारा MTNL, हमारा दूरदर्शन, हमारे इंडियन एयरवेज या इंडियन एयरलाइंस, जिस तरीके से इनको प्राइवेट किया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे MSEDCL को भी प्राइवेट किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सारे हमारे जो स्रोत है, जो हमारा रेवेन्यूज को बढ़ाने का जो सोर्स, जहाँ से हमारे को इनकम हो सकती थी, हमारी सरकार को जो इनकम हो सकती थी, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और उस कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए से प्राइवेट फ्रेंचाइजीज को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज ट्राई, जो टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे नेटवर्क्स को नेटवर्क सप्लाई करती है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो डॉल्फिन हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो जियो हो। मगर सबसे बेकार सर्विसेज उन्हीं की थी, गवर्नमेंट की जो डॉल्फिन है, या गवर्नमेंट की जो MTNL है, या गवर्नमेंट की जो नेटवर्क्स थे। मगर जो जिनसे ये सप्लाई ले रहे हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, वो सही तरीके से नेटवर्क को सप्लाई कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ करके हमारी सरकार के कुछ जो दलाल टाइप के जो लोग हैं हमारे सरकार के अंदर, वो लोग चाहते ही नहीं है कि सरकार पैसा कमावे। वो चाहते हैं कि हमारे जो भी पैसा कमाने वाली जो सोर्सेज हैं उसको प्राइवेटाइज किया जाए, जिसका उनको किकबैक्स मिल जाता होगा अधिकारियों को, और वो अधिकारी उनके जरिए से इस प्राइवेटाइज को कर करके अपनी जेबें भी भर लेते हैं और सरकार का लॉस भी कर लेते हैं, मगर उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। मेरा एक ही आह्वान रहेगा हमारे तमाम कलवा मुमरा और दीवा की जनता से कि आप लोग एक चीज़ को समझ लो। जो बहुत सारे लोग मुझसे बातें कर रहे हैं और कहते हैं, मतलब जो हाई फाई लोग हैं, जो मतलब सोसाइटीज़ में रहते हैं, जिनके मीटर रेगुलर है, जिनकी बिल्स बराबर है, बोलते नहीं हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला, तो जो चोरी करते हैं उनको भी फ़र्क पड़ने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेगुलर कस्टमर भी उनको भी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये पठान टाइप के लोग हैं। ये पठान तरीके से ब्याज के साथ में आपका पैसा वसूलने वाले हैं। गवर्नमेंट कुछ तो रियायत कर देती थी, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनीज थी वो थोड़ी बहुत रियायत करके आपको थोड़ा सा मोहलत देती थी, आपको पार्ट पेमेंट करने की सहूलत देती थी, आपको हर तरीके से संभालती थी। अक्सर केस नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा जब अगर आदमी चोरी करने लगे तो उसके ऊपर केसेस किए जाते थे। मगर आज मैं आपको एक बात बता दूं कि टोरेंट के आने के बाद में अगर एक आदमी ने 1 महीना भी बिल नहीं भरा तो उसकी लाइट काट दी जाएगी, उसके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल किया जाएगा। उसके बाद में होगा ये, क्योंकि लाइट एक बेसिक अम्यूनिटीज है, हमारी मतलब मूलभूत सुविधा है। इसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता, ना हमारा फ्रिज चल सकता है, ना टीवी चल सकता है, ना पंखा चल सकता है, ना लाइट चल सकती है। ये हमारी ज़रूरत की सबसे अहम चीज़ है, और इसके ऊपर धावा बोल करके वो लोग हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। चाहे वो टोरेंट के तरीके से किया जा रहा हो, चाहे वो MSEDCL के तरीके से किया जा रहा हो, कहीं ना कहीं
मैं ये समझता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा भ्रम में हैं, बहुत ज़्यादा मुगालदे में हैं कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि टोरेंट के आने के बाद में जिस तरीके से हमने भिवंडी में देखा है, जिस तरीके से हमने और कई प्राइवेट इलाकों में देखा है जहाँ पे प्राइवेट फ्रेंचाइजी किया गया है, वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। वही हाल हमारे मुमरा, कलवा और जीवा के लोगों का होने वाला है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी मुहिमें छेड़ी हैं। आज से 3-4 रोज पहले हम लोगों ने देसाई गांव के अंदर एक मीटिंग ली थी, फिर हमारे गवर्नमेंट रेस्ट हाउस के अंदर 3-4 मरतबा मीटिंग हो चुकी है, और हम लोग चाह रहे हैं कि सर्वपक्षीय लोग मिल करके इसको अटैक करें, उनको प्राइवेट होने से रोकें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई लॉसेस जो है, ठीक है, गवर्नमेंट का हो रहा है तो हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते थे। आखिर क्या टोरेंट के पास कोई अलादीन का चिराग है कि वो घस देंगे और सारे चोर जो है वो ऑटोमेटिकली रेगुलराइज हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। उसके लिए भी उनको हमारे गवर्नमेंट की यंत्रणा की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की का काम करने वाली पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो सरकारी महकमे के लोग हों। वही लोगों के जरिए ये चोरों को पकड़ेंगे और चोरों को रेगुलराइज करेंगे, उनको मीटर लेने के लिए ताकीद करेंगे। तो क्या ये काम हमारी गवर्नमेंट की जो एजेंसी है MSCDCL ये नहीं कर सकती थी? क्या कर सकती थी। वो हमारे जितने भी हमारे जो लोकल नुमाइंदे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर की शक्ल में हो, चाहे वो MLA की शक्ल में हो, चाहे वो MP की शक्ल में हो, इन लोगों से रास्ता कायम करते, उनके साथ बैठ करके मीटिंग लेते थे कि भाई हमारे कलवा मुमरा जो है वो F कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर लॉसेस बहुत ज्यादा इनकर हो रहे हैं, इसके लिए हमारी कुछ मदद करें। हम करते थे, हम करने को तैयार थे, हमने किया भी है। मगर जानबूझ करके पिछले आप देखेंगे 1.5-2 सालों से MSCDCL ने जानबूझ करके हमारे जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो थे, हमारे जो MSCDCL के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्डअप करना चाहिए था, उसके लिए पैसे भी आए पर उन्होंने काम नहीं किया। हमेशा हमको केबल की तकलीफ रहती है, ट्रांसफार्मर की तकलीफ होती है, हमारे ओवरहेड जो ST लाइन जो होती है उसकी तकलीफ है, जो ओवरहेड LT लाइन है उसकी तकलीफ होती है, हमारे बंच कंडक्टर की तकलीफ होती है, हर चीज़ की तकलीफें हमारे को हमेशा होती रहती थी। ये इसलिए होती थी, मैं आज समझ में आ रहा मुझे कि ये पहले से ही बनाया हुआ एक प्लान था कि जब हमारे इलाके के लोग जब त्रस हो जाएंगे, जब उनको देखेगा नहीं भाई लोड शेडिंग के अलावा भी हमारे यहाँ पे घर मुमरा, कौसा और कलवा के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 घंटा लाइट नहीं रहती है, तो लोग बोलेंगे ठीक है यार चलो प्राइवेट को ही दे दो। ये एक प्लान था, मतलब गेम प्लान था, जिसके अंदर लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। उन्होंने LOI कर दिया है, आपने शायद देखा होगा, लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उनको मिल चुका है। उसके बाद में उनका जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है, EMD होता है, वो उन्होंने तकरीबन 150 करोड़ के आसपास उन्होंने भर दिया है। और मैं ये समझता हूँ अगले 2 महीने के अंदर अंदर टोरेंट जो है वो प्राइवेट होकर के यहाँ पर आ जाएगी। इसका एक ही तरीका है रोकने का। इसका तरीका यही है कि हमारे सारे लोगों ने कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए टोरेंट का एक अच्छे तरीके से, जमहूरियत के अंदर हम रहते हैं, एक जमहूरी तरीके से, एक डेमोक्रेटिक वे से हम लोगों ने इनको रोकना पड़ेगा। अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले वर्षों में हमारी जो नस्ल है वो हमें जरूर हमें बुरा भला कहेगी कि हमारे जो नुमाइंदे उन्होंने क्या किया हमारे। राजू भाई एक बात बताइए, ये जब टोरेंट आएगा तो करेगा क्या यहाँ पे? टोरेंट यहाँ पर आने के बाद में जितने हमारे जो, अगर MSCDCL नहीं कर पाया है तो ये किस तरह करेगा? ये तो मेरा बोलना है सर, कि अगर MSCDCL जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो नहीं कर पाई तो वही इनके पास अलादीन का चिराग ये घस देंगे और सारे लॉसेस जो है वो सही हो जाएंगे, सारे चोर जो है वो ऑटोमेटिकली रेगुलराइज हो जाएंगे, जो मीटर नहीं यूज करते वो मीटर ले लेंगे। तो MSCDCL भी कर सकती थी, बस ये था कि उनके पास वो एक इच्छा शक्ति नहीं थी, एक विल पावर नहीं था। अगर विल पावर होता तो ये भी सारे लॉसेस को कम कर सकते। उनका कहना है कि अरबाब सियासत यानी राजनीतिज्ञों ने जो है उनको दबाव में लेकर के बहुत सी गड़बड़ियां करवा दी। मैं तो ये इनकी बात को कुछ हद तक मैं सही मानूंगा कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो सरकार है BJP और शिवसेना की, देखो आप अभी मालेगांव में भी हमारे वहाँ के जो आमदार हैं आसिफ शेख साहब, मेरी उनसे भी कई मरतबा बात हुई इस मुद्दे के ऊपर, मैंने उनसे भी चर्चा की कि भाई क्या करना चाहिए। अक्सर क्योंकि भिवंडी, मालेगांव, मुमरा, अब इसके बाद में सेकंड फेज के अंदर परभनी करने वाले हैं, नांदेड़ करने वाले हैं, मतलब जो मुस्लिम बहुमूल इलाके हैं उसी इलाकों को अटैक किया जाता है, धुलिया को अटैक किया जाएगा। तो क्या वो ये दिखाना चाहता है कि मुस्लिम जो इलाके वहीं चोरी होती है MSCDCL की, क्या कहीं और जगह पर नहीं होती है? नहीं, ये तो आपने अच्छी बात कही कि भाई BJP और शिवसेना सरकार जो है मुस्लिम इलाकों में करी, लेकिन माजी में शुरुआत, इब्तिदा, बिस्मिल्लाह आप ही लोगों की तरफ से हुई। आप लोगों की कांग्रेस NCP की सरकार थी, ऊर्जा मंत्री वजीर तवानाई जो है आपके हुआ करते थे NCP के, वो उस दौरान जो है भिवंडी पे थोपा गया है और दूसरे मुस्लिम बस्तियों में जो है थोपा गया है निजीकारी, प्राइवेटाइजेशन। आप दूध के धुले कैसे निकल जाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो ये जो काम है टोरेंट को लाने का भिवंडी के अंदर, ये हमारी सरकार ने किया है, हमारी UDF ने किया है। मैं समझता हूँ कि 1995 से लेकर के 1999 तक के जो शिवसेना BJP की सरकार थी, जब मनोहर जोशी साहब हमारे
चीफ मिनिस्टर थे और हमारे वजीर थे, और उसके साथ में गोपीनाथ मुंडे साहब जो थे वो होम मिनिस्टर थे। उस वक्त का ये रेजोल्यूशन है कि भिवंडी को प्राइवेट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोन्स थे और वो चाह नहीं रहे थे कि मुमरा जिस तरीके से भिवंडी के अंदर कारोबार अच्छे तरीके से पनप रहा था और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, वो उनकी आंखों में खटक रही थी। उसको देखते हुए उन्होंने रेजोल्यूशन किया और उस रेजोल्यूशन के ऊपर ही अमल किया गया, जिस तरीके से भिवंडी जो है उसको प्राइवेट कंपनी टोरेंट को दिया गया है। नहीं, सिर्फ जो है यानी एक बीजेपी शिवसेना को नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी और नेशनल कांग्रेस दोनों यानी मुलजिम बनाए जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बरसर इक़्तिदार कांग्रेस और एनसीपी ही रहे हैं, और लोगों का लॉसेस अभी मुझे बताया जा रहा है, कोई कह रहा है 250 है, कोई कह रहा है 450 करोड़ है। हाँ, तकरीबन 250 करोड़ के आसपास है। और आप कह रहे हैं कि निजीकारी होने के बाद प्राइवेट टोरेंट 6 महीने जो है बिल्कुल जो है अपने एकदम शरीफ बच्चे की तरह काम करेगी और 6 महीने के बाद अपने रंग में आएगी। बिल्कुल सही बात है। क्या क्या किस तरह से करेंगे वो? ऐसा है कि ये कर्जा जो थोपा गया है आप ही लोगों के ज़माने में हुआ है, लिहाजा लोगों को इस मसले से निकालना भी जो है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का ही जिम्मा है। जी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इसी मुगालदे में, मैं जैसे आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ कि बहुत सारे लोग इस मुगालदे में है कि नहीं टोरेंट आएगी तो सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करेगी, आपको मिनिमम चार्जेस देने पड़ेंगे, सर्विसेज अच्छी होगी, लाइट नहीं जाएगी, लोड शेडिंग वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको मैं कि अगर आपको पैसा डबल दोगुना देना पड़े और उसके बाद आपको अगर लाइट अच्छी मिल रही है, तो क्या हमारे मुमरा, कलवा और कौसा के अंदर के जो लोग या दीवा के जो लोग हैं, हमारे ग्रामीण भाग के जो आगरी समाज के लोग हैं, क्या वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, या यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, उनके पास बहुत पैसा है कि वो 4000 और 5000 का बिल भर सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी मुमरा, कौसा के अंदर बीपीएल के लोग रहते हैं, बिलो पावर्टी लाइन के लोग रहते हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना घर सही से चला सकें। अगर वो कमाते हैं 10,000 रुपया, 10,000 में से अगर 4,000 रुपया लाइट का बिल भर देंगे तो वो घर में खाएंगे क्या? भूखमरी से ऐसी हालत हो जाएगी हमारे मुमरा कौसा के अंदर, जिसके लिए हमें आज आवाज उठानी पड़ेगी और हमें आगे बढ़ करके आना पड़ेगा। हम अगर किसी सियासी लीडरों के पीछे खड़े रहेंगे या सियासी लोगों के जिम्मेदारी पर छोड़ देंगे इस काम को, तो ये काम नहीं होने वाला। हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, मगर कानून को बिना हाथ में लिए हुए, कानून का सम्मान करते हुए, कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए, हमको कानून के सहारा के साथ में कानून के जो लोग हैं, जो कानून को नाफिज करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, चाहे हमारे डीसीपी साहब हो, चाहे हमारे एसीपी साहब हो, चाहे हमारे सीनियर पीआई जो हम कलवा पुलिस स्टेशन के या मुमरा पुलिस स्टेशन के, इनको कॉन्फिडेंस में लेकर के इनको समझाना पड़ेगा कि नहीं सर, इसके वजह से हमारे मुमरा कौसा के अंदर या कलवा के अंदर या दीवा के अंदर बहुत भूखमरी बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। जब गरीबी रहेगी, लोगों के घर में खाने को नहीं रहेगा, और उनके ऊपर जब आदमी छुरी लेकर के बैठा रहेगा कि भाई नहीं, मुझे इतना पैसा आपकी बिल का भरना ही है, तो लोग फिर कहाँ से लाएंगे पैसा? फिर लोग गलत एलिमेंट्स में चले जाएंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स में चले जाएंगे, लोग चोरी चकारी करने लगेंगे पैसा भरने के लिए। उनको डर रहेगा कि भाई हमारी लाइट काट दी जाएगी, हमारा मीटर उठा लिया जाएगा, हमारे ऊपर पुलिस केसेस किए जाएंगे, हमको उठा करके जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तो इस डर से लोगों को पैसा भरना पड़ेगा। ये मसला जो आप कह रहे हैं कि रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा। जब दफ्तर में आप बात कर सकते थे, उस वक्त आप लोगों ने एनओसी दे दिया टोरेंट के लिए। बिल्कुल, हम नींद में थे, हम सोए हुए थे। नहीं तो ये आप कायद थे, आप लोग कायद है ना यहाँ पर, यहाँ की मुस्लिम बस्ती के कायद हैं। आपके रुकने असेंबली ने यहाँ पर एनओसी दे दिया, उनकी अहलिया कह रही है कि यहाँ पर टोरेंट लागू कर देना चाहिए। क्या ये दोहरी चालें कैसे लोग समझेंगे? और क्या यानी एक तरफ आप लोग जो है मरहम भी लगाने की बात करते, दूसरी तरफ जख्म भी आप ही लोगों की तरफ से दिए गए। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे को कॉन्फिडेंस में लिया गया प्राइवेटाइज करने के वक्त में, क्योंकि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आपके कायद आपके बस में नहीं है क्या? वो अपनी मर्जी से उन्होंने एनओसी दे दिया टोरेंट के लिए? ये बात तो मैंने कई जगह पर सुनी है कि उन्होंने एनओसी दे दिया, मगर ये सही बात नहीं है। अच्छा, किसी भी जगह पे प्राइवेटाइज करने के लिए किसी एमएलएस का एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालेगांव के अंदर, एक मिनट बात को कंप्लीट कर लूं मैं सर, पॉलिसी के तहत जब इलाके को निजकारी में मुब्तला किया जाना होता है तो मुकामी नुमाइंदा उसको जो है विश्वास में, एतमाद में ले करके ही होता है।
जिसके तहत गलत मानता हूँ, बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मालेगांव जो कि बहुमूल मुस्लिम का इलाका है, वहाँ के हमारे आमदार आसिफ शेख साहब है, मुझे उनसे ये बात हुई तो बोला नहीं हमें तो मुगालदे में रखा गया, हमें तो पता ही नहीं था इसे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। 16 नवंबर को शायद टेंडर कॉल किया गया, उसके बाद में टेंडर ओपन किया गया, वहाँ पर CEC करके कलकत्ता बेस्ड एक कंपनी है, कलकत्ता इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उनको वहाँ पर मालेगांव में दिया गया है, कलवा मुमरा के अंदर टोरेंट को दिया गया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोनों आमदार, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड साहब यहाँ के आमदार हो, चाहे आसिफ शेख साहब मालेगांव के आमदार हो, इनका यहाँ पर कहीं पर भी NOC देने की जिक्र कहीं पर भी हमको ऑफिशियल अभी तक के पता नहीं चला और नहीं मिला है। अच्छा। ये बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं कि किसी MLA ने NOC दिया है। अगर NOC दिया होता फिर दोनों लोगों ने दिए होते थे, हमारे आसिफ शेख साहब ने भी दिया होता था या जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी दिया होता था, मगर ऐसा नहीं है, किसी ने NOC नहीं दिया है। ये सिर्फ अफवाह है कि MLA के कंसर्न की वजह से ये प्राइवेट किया गया। हमारे कंसर्न की कोई जरूरत नहीं, हमारे आमदार के कंसर्न की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल जो पास हुआ है, इस बिल के अंदर आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग F कैटेगरी के अंदर होते हैं वहां पर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आपको हुकूमत ने परमिशन दे चुका है पहले से ही। जो वहाँ पे हमारे लॉसेस इनकर होते हैं, हम ऐसे आपको समझा दूं मैं, ABCD कलवा में तो नहीं था ना F कैटेगरी, कलवा भी F कैटेगरी में ही थी, कलवा भी F कैटेगरी में ही थी, वहाँ पर भी लॉसेस इनकर हो रहे थे क्योंकि बहुत सारा बड़ा पिछला पहाड़ों का इलाका है, जो वाघोबा नगर है, रेबी नगर है, हमारे खारेगांव का पट्टा है, मफतलाल कंपनी के पीछे की जो झोपड़पट्टियां हैं, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थे कि वहाँ पर भी लॉसेस इनकर हो रहे थे, लोग चोरी से बिजली चला रहे थे। अब हम कितना हम कोशिश करते हैं लोगों को रूल्स में लाने की कोशिश करें, हम करने की कोशिश किए, हर नगर सेवकों ने की होगी। मैं नहीं समझता कोई ऐसा एक नगर सेवक जिसने कहा होगा नहीं आप चोरी की लाइन यूज करो। हर नगर सेवक ने कहा नहीं अगर आप चोरी की लाइन यूज करते हैं तो आपको बंद कीजिए और आप लीगल मीटर्स लीजिए, क्योंकि हमें मालूम था कि हम जब ये चोरी हमारी बढ़ेगी, हमारे लॉसेस इनकर होंगे ज्यादा, तो हमको आगे चल के ये हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का मसला आ सकता है। इसके लिए हम लोग जिद्दोजहद करते रहे, हमेशा लोगों को समझाते रहे, लोगों को बताते रहे कि नहीं आप लोग लाइट की जो चोरी है वो ना करें और अपने मीटर्स लगा लें, मगर कुछ लोगों ने नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारे सर के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ आके बैठा हुआ। रेस्ट हाउस में अभी गुज़िश्ता रोज जो है एक मीटिंग रखी गई थी एहतजाज के लिए, उसको बारे में आप कुछ बता पाएंगे सर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि आज से 4-5 रोज पहले हमारे जो 22 गांव हैं, कौसा से लेकर के कटई नाके तक के, जो आगरी समाज के गांव जिसमें शील है, दीवा है, साबे है, आगासन है, बेतौड़े है, दातीवली है, मेरे वार्ड के अंदर देवरी पाड़ा है, पानेरी पाड़ा है, अम्बे पाड़ा है, उसके बाद में आपका ठाकुर पाड़ा है, उसके बाद में आपका डायगर है, उसके बाद में आपका पल्ले है, देसाई है, ये पूरे इलाके के लोगों को हमने जमा किया। क्योंकि मैं इस कौसा के इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कौसा के लोगों को साथ में लेकर के हमने वो मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर हमारे बहुत सारे नगर सेवक भी थे, हमारे बाबाजी पाटिल साहब हमारे साथ में थे, हमारे हीरा पाटिल हमारे साथ में थे, हमारे राजन कीने साहब मेरे साथ में थे, मैं था। और वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर दशरथ पाटिल साहब जो परसों के रोज गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में उनको अध्यक्षता दी गई है, वो भी उसके अंदर मौजूद थे। हमने एक ही बात कही कि हमें अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अगर हमने एहतजाज नहीं किया बराबर से ढंग से तो आगे चल के हमें तकलीफ होने वाली है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि टोरेंट जो है वो कहीं पर भी रुकने वाली नहीं और हमसे डरने वाली नहीं है। उसको डराने का काम सिर्फ और सिर्फ जनता ही कर सकती है, कोई नुमाइंदा अकेले नहीं कर सकता। सर उसमें से कोई भी कद्दावर मुस्लिम कायद को जगह नहीं मिली उस मीटिंग में, क्या वजह थी? सर उस मीटिंग में मैं पर्सनली मौजूद नहीं था जो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में हुई, मगर देसाई वाले मीटिंग में मैं था, कलवा वाली मीटिंग में मैं था, मुमरा में एक मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर मैं था। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कहीं पर भी हिंदू और मुस्लिम करके नहीं है, ये हमारे हिंदू भाई के लिए भी मसला है, तो ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी मसला है। सर और जिस तरह से मीटिंग का इनेकाद हुआ था, ऐसा लगता है कि सब लोग मिल करके मुस्लिम बस्तियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, क्या ख्याल है आपका सर? नहीं, मेरा ख्याल आपसे थोड़ा सा वो है, वाजे है। मैं आपको बता दूं मैं कि क्या खाली मुमरा और कौसा के अंदर ही प्राइवेट किया जा रहा है? क्या कलवा नहीं है? क्या खारेगांव नहीं है? क्या विटावा नहीं है? क्या दीवा नहीं है? कि पल्ले नहीं है? कि खिटकाली नहीं है? ये सारे हिंदू इलाके हैं। और जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसी तरीके से हिंदू इलाके में किया जा रहा है। ये मैं आपकी बात को मैं नहीं मानता हूँ, मेरा दिल नहीं गवारा करेगा कि हम इसके अंदर कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम लाएं। हाँ, ये हो सकता है शायद कि उस रोज मीटिंग के अंदर शायद हो सकता है मुस्लिम नुमाइंदे थोड़े सा कम होंगे, या उनको बुलाया ना गया हो, या हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रही होगी जिससे कुछ लोग नहीं पहुंच पाए होंगे। मगर मैं समझता हूँ कि अगली मीटिंग जो अभी हमारी 19 तारीख को हमारा बहुत बड़ा इसके ऊपर एहतजाज होने वाला है, उसमें हम तमाम हमारे मुस्लिम नेता, नगर सेवक मुमरा के जो मुस्लिम नगर सेवक हैं, प्लस कलवा के अंदर जो हम मिल करके सारे मुस्लिम नेताओं को एक करके, जिस तरीके से हमारे आगरी समाज के जो नेता है साथ में खड़े हैं, जिस तरीके से हमारे दूसरे हिंदू समाज के नेता खड़े हैं, उसी तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के सारे नेता उनसे कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे टोरेंट को हम वापस भगाने की कोशिश करें। एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि सर आप लोग यानी इखलास के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो हमनवा और हमारी लोग हैं
वो लोग कहीं ना कहीं रेस्ट हाउस की मीटिंग से भी जो है लोगों को दगा की बू आ रही है कि ये सिर्फ दिखावा है। और बहरहाल तमाम एहतजाज के बावजूद मुमरा और शील, डायघर और क्या नाम है, कलवा में जो है टोरेंट मुसल्लत हो जाएगा। इस पर क्या ख्याल है? मैं आपको एकदम सिंपल बात बताता चलूं, हमारा जो देश है ये देश जमहूरियत वाला देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जी। इसके अंदर हर आदमी के पास एक बहुत बड़ा हथियार है अपने वोट्स का। सर आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि आप जो है ना उस चीज को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। मैं मुद्दे पे आने को कह रहा हूँ कि आप लोग मुखलिस हैं। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको। सब मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए जी। अगर आपको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नुमाइंदा या हमारे जो प्रतिनिधि है वो अगर हमारे साथ गलत कर रहे हैं जी, प्रूफ कीजिए जी कि उन लोगों की मिली भगत है या साठगांठ है। अगर वो प्रूफ हो गया तो सबसे पहला शख्स मैं होऊंगा कि जिस शख्स ने हमारे साथ में प्राइवेट को लाने में दगाबाजी की है, हम सबसे पहले उसका विरोध करेंगे। मैं खुद खड़े रहकर उस आदमी का, उस शख्स का विरोध करूंगा। आपने जो है ना उलझा दिया है। इसी तरह के उलझनों से ही गलत कायदीन मुसल्लत होते गए हैं और मुमरा का बुरा हाल हुआ, मुस्लिम बस्तियों का बुरा हाल होता रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ आपसे बात करके कि आपने बहुत सी आशनाएं और आगाही दी है ये मामले के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।